मेहर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि ये पेड़ 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना है कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी तक खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज की पूजा की थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि ये भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में वो नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया। वो थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। माँ, पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी ना लगी है जो मुझे नौकरी पर जाना है। कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, पेड़ ही टूट गया है। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियाँ अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियाँ निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। चलो सभी लोग यह जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियाँ काटी जाएंगी। कौन चीरेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि ये पेड़ मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ी को चिरवाकर बेच दूंगा। ये जमीन तो तुमने जबरदस्ती हथियाई है और ये बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहाँ के पटवारी को बुलाता है
और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही उस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वो पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव की जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियां चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सांप दिखता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियां पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। ये चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। ये शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थीं, वो सरकारी लकड़ियां थीं। अगर मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे फिर। वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियां नहीं चीरते तो वो सड़कर खराब ही हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियां चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमका कर वहाँ काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बिल में से निकले सांप को शेषनाग कह रहे हैं बेवकूफ। इस पेड़ की जड़ में ऐसे ना जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियाँ तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में एंटिक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियाँ लेकर घर पहुँचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियाँ भी मेरी हो गई हैं और लकड़ियाँ भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियाँ भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मार कर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे। ये नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा, बचाओ। अरे कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ, कोई मुझे इस नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है, पर वो जहाँ भी भाग रहा था नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो। मैं तो पेड़ की लकड़ियाँ इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या? मेरा पैर तो ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था, बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामखा डर गया। वो देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। अरे ये तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत डसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं
मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियां वहीं स्थापित करूंगा। मुखिया विष्णुदेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर वो सारे पीपल की लकड़ियों से एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। अब मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। बहुत दूर एक सुंदर गांव था। गांव में छुटकू नाम का मछुआरा रहता था। छुटकू नदी में झींगा और मछली पकड़ने का काम करता था। छुटकू दिन भर मेहनत करके झींगे मछलियाँ पकड़ता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। फिर वो अपनी पत्नी मालती के लिए रबड़ी और मिठाई लेकर घर लौटता। मालती, स्वीट हार्ट, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अभी आती हूँ जानू। छुटकू और मालती में बहुत प्रेम था। छुटकू मालती के लिए रबड़ी मिठाई लेकर आता तो मालती भी छुटकू के लिए रोजाना कोई न कोई स्वादिष्ट पकवान बनाती। दोनों होने वाले बच्चे की तैयारी कर रहे थे। अगर लड़की हुई तो उसका नाम भी पीहू रखेंगे और लड़का हुआ तो उसका नाम मोलू रखेंगे। एक दिन मालती ने छुटकू से कहा, आप दिन भर घर पर नहीं रहते, मैं अकेले बोर हो जाती हूँ और दूरदर्शन पर कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं आता। एक डिश टीवी लाकर दे दीजिए ना। डिश टीवी? सचिन चाचा का लड़का आकाश डिश टीवी लगाने का काम करता है। मैं उससे डिश टीवी लगाने के लिए कह दूंगा। कौन सी कंपनी की डिश टीवी अच्छी है वो जरूर जानता होगा। कुछ दिनों बाद छुटकू और मालती के घर एक अच्छी कंपनी की डिश टीवी लग गई। छुटकू के पड़ोस में बबलू नाम का आदमी रहता था। बबलू और उसकी पत्नी विमला दोनों महा आलसी थे। विमला, उठ जा और मछली भात बना ले, बहुत भूख लग रही है। तुम उठ जाओ और मछली भात छुटकू भैया के घर से मांग लाओ। थोड़ा रोने धोने का नाटक कर देना। बबलू छुटकू के घर पहुंचा और बोला, छुटकू भैया, मुझे और मेरी बीवी को बहुत भूख लग रही है। बचा खुचा खाना ही दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। परेशान ना हो बबलू भाई, हमारे घर चावल भी रखे हैं और ताजी मछलियाँ भी हैं। दोनों ले जाओ और पका लेना। नहीं छुटकू भैया, पका हुआ खाना हो तो दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारे घर एलपीजी भी खत्म हो गई है। ठीक है बबलू, मैं अभी तुम्हें पका हुआ खाना ला कर देता हूँ। छुटकू और मालती का स्वभाव दयालु था, इसलिए आलसी बबलू और विमला उनका खूब फायदा उठाते थे। बबलू घर पहुंचकर विमला से बोला, छुटकू भैया के घर नई डिश टीवी लगी है। मालती टीवी पर बहुत बढ़िया फिल्म देख रही थी, फूल और कांटे। वे दोनों टीवी पर फिल्म देखें और हमारे घर दूरदर्शन देखने के लिए टीवी तक नहीं है। कितनी नाइंसाफी है। तुम किसी तरह छुटकू के घर से टीवी चुरा लाओ, तभी हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन मालती तो पूरे दिन घर पर रहती है, मैं टीवी चुराऊंगा कैसे? मैंने मोहल्ले की औरतों से सुना है कि अगले महीने मालती की बहन की शादी है। वही मौका होगा टीवी चोरी करने का। अगले महीने छुटकू और मालती शादी में चले गए तो बबलू ने उनके घर का ताला तोड़कर टीवी चुरा ली और बिल्कुल वैसा ही ताला दरवाजे पर लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो कि घर में चोरी हुई है। कुछ दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि टीवी घर में नहीं है। लगता है हमारे घर में चोरी हुई है। हमें थाने जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। थाने के चक्कर में पड़ना बेकार है। मैं तुम्हें दूसरी टीवी ला दूंगा। अभी बहन की शादी में इतना खर्चा किया है, अब नई टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। छुटकू ने दूसरी टीवी खरीद ली। उधर बबलू और विमला दूरदर्शन पर आ रहे प्रोग्राम से बोर हो चुके थे। तुमने गलती की, तुम्हें डिश टीवी चुरा कर लाना चाहिए था। ठीक कहा, मैंने गलती कर दी। मैं अभी गलती सुधार कर आता हूँ।
बबलू फिर मछली भात मांगने के बहाने छुटकू के घर पहुंच गया। और छुटकू भैया, आपकी साली की शादी ठीक से तो हो गई ना? हाँ बबलू भाई, शादी तो ठीक से हो गई, लेकिन किसी ने हमारा टीवी चुरा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। आजकल गांव में बहुत चोर उचक्के हो गए हैं। आपको हमें बता कर जाना चाहिए था, हम जरूर आपके घर की रखवाली करते। बात तो ठीक कही, अगर मैं तुम्हें बताकर जाता तो शायद चोरी नहीं होती। भैया, हमारे घर पे अनाज खत्म हो गया है, क्या कुछ मछली भात मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। बबलू ने देखा कि छुटकू के घर में टीवी आ गई है। उसका मन जल भुन कर रह गया। बबलू ने तुरंत जाकर अपनी बीवी को बताया। अभी अभी टीवी चोरी हुई और इतनी जल्दी नई टीवी आ गई। क्या बात कर रहे हो? नई टीवी अभी देख कर आ रहा हूँ। किसी तरह छुटकू की डिश टीवी चुराने की योजना बनाओ। तू चिंता मत कर, मैंने छुटकू के दिमाग में ये बात डाल दी है कि वो जब भी बाहर जाए घर को हमारी जिम्मेदारी पर छोड़कर जाए। एक दिन मालती के भाई का एक्सीडेंट हो गया। बबलू जरा दरवाजा तो खोलना। क्या हुआ छुटकू भैया, इतनी रात को क्या काम आ गया? बबलू, मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया है। मैं 2 दिनों के लिए अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा हूँ, जरा घर का ध्यान रखना। हाँ हाँ छुटकू भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर क्या था, बबलू ने मौका देखकर रात में छुटकू की डिश टीवी खोलकर अपने घर रख ली। 2 दिन बाद जब छुटकू और मालती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि डिश टीवी गायब है। छुटकू तुरंत बबलू के घर गया। छुटकू भैया, कल दिन में मैंने और मेरी पत्नी ने मछलियाँ पकड़ने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए हम लोग रात में गहरी नींद सो गए थे। पता नहीं कौन कमबख्त आपकी डिश टीवी खोल कर ले गया। खैर, मुझे बहुत अफसोस है। छुटकू निराश होकर नदी में मछलियाँ पकड़ने चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। छुटकू हमेशा उन साधु महाराज के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता था। उस दिन भी छुटकू ने ऐसा ही किया, लेकिन छुटकू अपने चेहरे पर आने वाली निराशा को छुपा नहीं पाया। क्या हुआ बालक, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बाबा जी, पहले मेरे घर चोरी हुई तो किसी ने टीवी चुरा ली, अब दोबारा चोरी हुई तो डिश टीवी चुरा ली। पता नहीं हमारे घर क्यों बार बार चोरियां हो रही हैं। मेरे ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। बार बार नई चीजें खरीदने के लिए पैसे कहां से आएं? साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से छुटकू को एक डिश टीवी दी। ये एक जादुई डिश टीवी है जो अच्छे लोगों को पुरस्कार और बुरे लोगों को दंड देती है। तुम इसे अपने घर ले जाकर टीवी में फिट कर लो और फिर देखना ये कैसा कमाल दिखाती है। छुटकू ने वो जादुई डिश टीवी अपनी टीवी में फिट करके छत पर लगा दी। जैसे ही छुटकू ने टीवी खोली, टीवी से ढेर सारा सोना निकल पड़ा, जिससे छुटकू तुरंत ही करोड़पति बन गया। जब ये बात बबलू और विमला को पता लगी तो दोनों तुरंत जादुई छतरी मांगने आ गए। मुझे माफ कर दो छुटकू भाई, मैंने ही तुम्हारी टीवी और डिश टीवी चुराई थी। चाहे कुछ भी सजा दो, लेकिन बस एक बार अपनी जादुई डिश टीवी हमें दे दो, हम भी करोड़पति बनना चाहते हैं। छुटकू के दयालु दिल ने बबलू को एक दिन के लिए जादुई डिश टीवी दे दी। लेकिन बबलू ने जब जादुई डिश टीवी को अपनी टीवी में फिट करके टीवी ऑन की तो टीवी से ढेर सारे जानवर, शेर, चीता, भेड़िया बाहर निकलने लगे, जो बबलू और विमला के पीछे पड़ गए। बबलू और उसकी पत्नी अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर भाग गए और डर के मारे महीनों तक वापस नहीं लौट पाए।